रक्स का प्रोग्राम 8 बजे शुरू होने वाला था। अमरान ने 7:30 बजे तक बेहतरीन मालूमात फराहम कर ली। आटा मनोफ पार्टी में पियानिस्ट था और पार्टी 15 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 5 लड़कियां थीं। इन्हीं में मोरनिया भी शामिल थी। पार्टी स्पेन से आई थी और पूरे एशिया का दौरा इसके प्रोग्राम में शामिल था। अमरान को ऑर्केस्ट्रा का टिकट हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर सीटें एडवांस बुकिंग में मखसूस हो गई थी। पूरा हॉल भर गया था और बाहर हाउसफुल की तख्ती लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों का ये आलम था कि बुकिंग हाउस की बंद खिड़कियों पर टूटे पड़ रहे थे। आखिर हालात इतने नाजुक हो गए, पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। अंदर हॉल में स्टेज का पर्दा 2 हिस्सों में तकसीम होकर दोनों गोशों की तरफ खिसकता चला गया। पूरे स्टेज पर आग की लिपटें नजर आ रही थी। आग मसनूई नहीं बल्कि हकीकी थी, क्योंकि अगली नशिस्तों पर बैठे हुए लोगों को सचमुच जहन्नम का मजा आ गया था। स्टेज नशिस्तों की सतह से काफ़ी बुलंद था, इसलिए इस बात का अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आग पूरे स्टेज पर फैली हुई है या दरमियान में कुछ जगह खाली भी रखी गई है। वैसे बादियों नज़र में यही मालूम होता था कि पूरे स्टेज पर आग की लिपटों के अलावा और कुछ नहीं। अचानक सारा हॉल मौसीकी से गूंजने लगा और आग की लिपटों के दरमियान एक हसीन चेहरा दिखाई दिया। वो भी आग ही का मालूम होता था। आग, मौसीकी और आतिशे चेहरे ने कुछ ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी कि तमाशाइयों को रक्स के आगाज़ व अख्तिताम का एहसास ही ना हो सका। शायद ही कोई ये बता सकता कि रक्स कितनी देर तक होता रहा था। तालियों की गूंज पर लोग चौंके और इन्हें एहसास हुआ कि वो मशीनी तौर पर तालियां पीट रहे हैं। इसमें इनके इरादे को दखल नहीं था। मतवातर 1.5 घंटे तक स्टेज पर आग नजर आती रही और इस असना में मोरनिया ने 3 रक्स पेश किए। एक में वो तनहा थी और 2 रक्स इसने 4 लड़कियों के साथ पेश किए थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ग्रीन रूम के सामने आदमियों का समंदर ठाठे मार रहा था। वो सब मोरनिया को करीब से देखने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए इमरान को यकीन था कि वो किसी चोर दरवाजे से निकलकर अपनी क़यामगाह की तरफ भागेगी। प्लाजा की इमारत 2 मंजिला थी। नीचे हॉल और ऊपरी मंजिल पर ग्रैंड होटल। मोरनिया भीड़ से बचने के लिए होटल ही को राह फरार बना सकती थी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। होटल के 2 जीने थे, एक तो सड़क पर था और दूसरा गली में। इमरान ने सड़क वाले जीने को भी जहन से निकाल दिया और दूसरे लम्हे में वो गली की तरफ बढ़ रहा था। अगली पतली जरूर थी लेकिन तारीक नहीं थी और वहाँ सचमुच इमरान को एक लंबी सी कार खड़ी दिखाई दी और गली में इसकी मौजूदगी की कोई तुक ना थी। इमरान बड़ी तेजी से गली से निकलकर अपने ट्विस्टर के करीब आया और इसे यह देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि इसमें कैप्टन फयाज विराजमान था। इसे शाम ही से इसका एहसास था कि कैप्टन फयाज इसका ताक़ुब कर रहा है। इसने इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर दरवाज़ा खोला और स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया। फिर गाड़ी प्लाजा की अकबी गली की तरफ रेंगने लगी। इमरान इतनी बेताल्लुकी से स्टीयरिंग करता रहा जैसे इसे अपने करीब फयाज की मौजूदगी का इल्म ही ना हो। किधर चल रहे हो? अचानक फयाज ने पूछा और इमरान अरे बाप कहकर इस तरह उछल पड़ा कि गाड़ी एक दीवार से टकराते टकराते बची। और फिर इमरान के हल्क से कुछ इस किस्म की आवाज़ें निकलने लगी जैसे वो नींद की हालत से डर कर जाग पड़ा हो। क्या बेहूदगी है, गाड़ी संभालो, फयाज ने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, मेरी जेब में कुछ नहीं है, इमरान रो देने वाली आवाज़ में बोला। कसम ले लो भाई। ओ इमरान के बच्चे, हाँ हाय तो ये तुम हो फयाज? इमरान बड़बड़ाया। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? सच कहता हूँ किसी दिन तुम्हारी सारी शेखी निकाल दूंगा, फयाज ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इमरान कुछ ना बोला। इसने अपनी ट्विस्टर गली में खड़ी कर दी और वो लंबी कार से काफ़ी फासले पर थे और ट्विस्टर अंधेरे में थी। इमरान ने इंजन बंद कर दिया। यहाँ क्यों आए हो? फयाज ने पूछा। तुमसे इश्क हो गया है मुझे, इमरान एक ठंडी आह भरकर सीने पर हाथ मारता हुआ बोला। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इजहार इश्क कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज पड़ गई है, क्योंकि आज तुम अपनी बीवी को साथ नहीं लाए, जालिम समाज के डर से। अरे बाप रे बाप, मजहब के ठेकेदारों के डर से। और वो सब क्या होता है? वगैरह वगैरह। वही सब कुछ जो रोमानी नावलों में होता है। वो सब कुछ कहने के बाद मैं ये कहता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अब हम तुम बहुत दूर भाग चले, बहुत दूर, मसलन कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी या कुतुब की लाट। हाय, मेरे पेट में ये मीठा मीठा दर्द क्यों हो रहा है? शायद इसी का नाम मोहब्बत है। कोफ्ता। अरे बाप रे बाप, बहुत भूख लगी है और मैं इस वक्त कोफ्ते खाना पसंद करूँगा। फयाज माय डियर, खामोश। मोरनिया जीनों से उतरकर कार की तरफ बढ़ रही थी। इसके साथ 3 मर्द भी थे।
अगली कार के गली से निकलते ही इमरान की ट्विस्टर भी आगे बढ़ गई। फयाज खामोशी से सब कुछ देखता रहा। ट्विस्टर अगली कार का ताक़ुब कर रही थी। फयाज ने मोरनिया को पहचाना नहीं था क्योंकि इसके कोट के कॉलर पर लगे हुए समूर की बुलंदी इसके कानों के ऊपरी हिस्से तक थी और इसके सर पर हैट भी था। इमरान ने भी महज अंदाज़ा इसे मोरनिया समझ लिया था, मगर यह हकीकत थी कि इसने अंदाज़ा करने में गलती नहीं की थी। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? इमरान ने अचानक पूछा। जहर और पेशानी का जख्म के अंदर छोटे छोटे संगरेजे मिले हैं और इनमें से बाज़ तो हड्डी में घुसते चले गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो संगरेजे किसी प्रेशर मशीन से फेंके गए हो, और नोयत के एतबार से वो रुवश की सुर्ख बजरियों से मुख्तलिफ हैं। हीरे की तरह किसी बलोड़ी पत्थर के संगरेजे समझ लो। हाँ, तो मेरा ख्याल गलत नहीं निकला। तुम्हारा ख्याल गलत कभी निकला है प्यारे? फयाज ने इसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगा। इमरान कुछ ना बोला। वो बड़ी संजीदगी से किसी मसले पर गौर कर रहा था। थोड़ी देर बाद फयाज ने कहा, हाँ, एक दूसरी खास बात जो नोयत के एतबार से अजीब है, वो अंगूठी अब बहुत ज़्यादा पुरस्रार हो गई है। क्यों? पुरस्रार क्यों? कोट के अंदरूनी जेब का अस्तर फटा हुआ नहीं था। कहीं भी कोट में कोई रखना मौजूद नहीं है जिसके जरिए अंगूठी अपर और अस्तर के दरमियान पहुंच सके। तुम खुद सोचो कि ऐसी सूरत में इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि अंगूठी दीदा दानस्ता कोट के अंदर रखवाई गई थी। लेकिन वो निकाली किस तरह गई थी? इमरान ने पूछा, कोट के दामन में खफीफ सा शगाफ देकर। हम तो अच्छा, वो कोट इसे मेरे पास भिजवा देना। भिजवा दूंगा, मगर इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद बताने की फीस मुबल्लग 4.5 आने होती है। यार इमरान, खुदा के लिए मजाक ना करो। यही जुमला अगर तुमने नाक पर उंगली रख कर कहा होता तो तुम्हारी बीवी सीधी मेरे दफ्तर चली जाती और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता। बकवास मत करो। फयाज फिर अक्कर गया। अगली कार होटल लास्का के सामने रुक गई। मोरनिया और इसके तीनों साथी उतरकर होटल में चले गए और इमरान अपनी गाड़ी काफ़ी फासले पर रोककर फयाज को वहीं बैठने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। होटल के पोर्च में बिल कैप्टन तनहा खड़ा था और वो इसके करीब से गुजरकर अंदर गए थे। इमरान पोर्च में ही रुककर बिल कैप्टन से गप लड़ाने लगा। बातों ही बातों में इसने ना सिर्फ मोरनिया की इस होटल में रहाइश के मुतल्लक मालूम कर लिया, बल्कि ये भी पूछ लिया कि वो इसके साथ किन नंबरों के कमरों में ठहरे हुए हैं। मोरनिया ने अपनी जाए क़याम के मुतल्लक कोई ऐलान नहीं किया था, इसलिए मदूदे चंद लोग ही इसकी रहाइशगाह से वाकिफ थे। इसने बिल कैप्टन से यह भी मालूम कर लिया कि वो किन औकात में होटल में होती है। वापसी पर फयाज ने इससे पूछा, ये किस औरत का ताक़ब हो रहा था? एक ऐसी औरत का जिसका शोहर इसे तलाक देना चाहता है और मैं तलाक के लिए जवाज तलाश कर रहा हूँ। सुपर फयाज, तुम मेरे बिजनेस के मामलात में टांग मत अड़ाया करो। सराग रसानी मेरा पेट नहीं भरती। दूसरी सुबह इमरान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से कैप्टन फयाज को गजाली के कोर्ट के लिए फ़ोन किया। जवाब में फयाज ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा मशगूल है, लेकिन किसी न किसी तरह 1 घंटे के अंदर ही कोर्ट इसे भिजवा देगा। इमरान अपने फ्लैट में वापस आकर इसका इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोर्ट से पहले लेडी तनवीर पहुंच गई। इसका चेहरा सता हुआ था और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सारी रात जागती रही हो। यस माई लेडी, इमरान कुर्सी से उठता हुआ बोला। बैठो बैठो, लेडी तनवीर ने मुस्तबराना अंदाज में कहा और ख़ुद भी एक कुर्सी में गिर गई। रोशी किचन में नाश्ता कर रही थी। मैं तुमसे बहुत कुछ कहने आई थी, मगर अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब मैं तुमसे एक और काम लेना चाहती हूं। तोबा तोबा, इमरान अपने कान ईंट कर मुँह पेटता हुआ बोला। आप काम लेना चाहती हैं या मेरा काम तमाम करना चाहती हैं? मेरी बात तो सुनो। सुनाइए साहब, इमरान बेबसी से बोला। एक बोगस डॉक्टर के मुतल्लिक मालूमात फराहम करनी है जो इसी मामले में सर तनवीर को ब्लैकमेल करना चाहता है। इसने शायद इन्हें गजाली के दरवाजे पर दस्तक देते देख लिया था। इमरान एक तवील सांस लिया और इसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा मसला हल हो गया हो। अच्छा, तो आप दोनों ही यही चाहते थे कि गजाली यहाँ से चला जाए? हाँ, ये दुरुस्त है, लेडी तनवीर ने जवाब दिया। तो फिर आप अब तक ये क्यों ज़ाहिर करती रही थी कि आप ये सब कुछ सर तनवीर के इल्म में नहीं कर रही? ज़रूरत, अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम्हें मेरा काम मजाका खेज मालूम होता और तुम गजाली को छोड़कर मेरे ही पीछे पड़ जाते, और अगर मैं ये ना करती तो 5000 की पेशकश मस्खरापन मालूम होती। मैं दरअसल अपने रवैये से ये ज़ाहिर करना चाहती थी कि मुझे गजाली की तरफ से ब्लैकमेलिंग का खदशा है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। फिर हकीकत क्या है? कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसी नहीं है जिसकी बिना गजाली की मौत में हमारा हाथ हो सके।
آپ نہیں بتانا چاہتی؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس واقعہ کو بھول جاؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے میرا راز تشتزبام ہو جائے، اور اگر تم اس نقلی ڈاکٹر کو بھی روک سکو تو اس کی اجرت الگ، وہ بھی معمولی رقم نہ ہوگی، سمجھا؟ اگر آپ دونوں یعنی آپ کے ساتھ ساتھ تنویر بھی اس معاملے میں کسی ایک ہی مقصد کے تحت دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مطمئن ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنا راز مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ فضول باتیں چھوڑو، اس نقلی ڈاکٹر کے لیے کیا کرو گے؟ بھلا میں اسے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ اور پھر اگر اس کی لاش سے بھی ملاقات ہو گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عمران بیٹے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اچھا تو جائیے، سر تنویر سے کہہ دیجیے گا کہ جیسے ہی ڈاکٹر پھر نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں، پھر میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ مگر آپ مجھے سب کچھ بتائیں گی؟ سر تنویر سے مشورہ لیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، تم اس بوگس ڈاکٹر والے معاملے کے لیے کتنا طلب کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، میں یہ نیک کام مفت کروں گا۔ میں تمہارے متعلق بہت کچھ معلومات فراہم کر چکی ہوں۔ تم آخر رحمان صاحب کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ وہ خود میری مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ لیڈی تنویر چلی گئی، لیکن اس نے عمران کے اس رویہ پر بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ عمران میز پر طبلہ بجانے لگا، پھر چونک کر روشی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ روشی کچھ اکھری نظر آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ برس پڑنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو۔ ناشتے کے دوران ہی میں کیپٹن فیاض کا آدمی غزالی کا کوٹ لے کر آیا اور پھر واپس بھی چلا گیا۔ کاروبار تو اچھا چل رہا ہے، عمران نے روشی سے کہا تھا، اور روشی نے جواب میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ عمران کی شخصیت کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچا جس پر روشی نے نکتہ چینی نہ کی ہو۔ پرواہ نہ کرو، عمران بڑبڑایا، ایک دن تم بھی اس کی عادی ہو جاؤ گے۔ نہیں، میں تنہائی میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں ملاتے؟ بلاؤں گا، ذرا حالات درست ہو جانے دو۔ اچھا، اب میں کام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور غزالی کا کوٹ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دامن میں نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا شگاف تھا جو غالباً انگوٹھی کے اندر سے نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہرحال کوٹ کا اچھی طرح جائزہ لینے پر فیاض کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ فی الحقیقت دوسرا کوئی ایسا سوراخ موجود نہیں تھا جس سے انگوٹھی استر اور اپر کے درمیان پہنچ سکتی ہو۔ پھر وہ انگوٹھی اندر کس طرح پہنچی؟ عمران سوچنے لگا کہ دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دیدہ دانستہ اپر اور استر کے درمیان رکھوائی گئی ہو، مگر مقصد کیا خود انگوٹھی کی حفاظت؟ مگر انگوٹھی فیاض کے بیان کے مطابق زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس پر کوئی نگینہ بھی نہیں تھا۔ نگینہ کی جگہ مستہ تھا اور اس پر غزالی کنندہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انگشتری پر نام کنندہ کرانا بھی کم از کم موجودہ دور میں رائج نہیں ہے۔ پھر مقصد؟ وہ کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے غزالی کے کوٹ کا استر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ دیر ضرور لگی لیکن محنت ضائع نہیں ہوئی۔ سینے پر بکرم کی جگہ ٹریسنگ کلاتھ لگا ہوا دیکھ کر عمران چونکا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اس نے ایک طویل سانس لی۔ ٹریسنگ کلاتھ پر سیاہ رنگ کی تحریر تھی۔ عمران اسے پڑھتا رہا اور اس کے ہونٹ بھینچتے رہے۔ تحریر پڑھ چکنے کے بعد اس نے ٹریسنگ کلاتھ کے ٹکڑے کو بڑی احتیاط سے میز کے دراز میں رکھ دیا اور بائیں طرف کا استر ادھیڑنے لگا۔ ادھر بھی بکرم کی بجائے ٹریسنگ کلاتھ ہی نکلا، لیکن یہ بالکل سادہ تھا۔ عمران نے اسے بھی نکال کر دراز میں ڈال دیا۔ روشی بیکار بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر عمران سے اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کیا۔ ہاں واقعی، عمران مسکرا کر بولا، بیکاری آدمی کو بیمار ڈال دیتی ہے۔ اچھا تو بیکار مت بیٹھو، اس کوٹ کا استر دوبارہ سی ڈالو۔ تم نے اسے ادھیڑا کیوں، اور یہ کس کا ہے؟ روشی نے پوچھا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی جب عمران نے اس کا استر ادھیڑ کر ٹریسنگ کلاتھ نکالا تھا۔ میرا ہی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ہمیشہ پرانے کوٹ خرید کر پہنتا ہوں، اس طرح کئی عدد کوٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ تو تم جانتی ہو کہ ہر روز کوٹ تبدیل کرنے والے ہمیشہ بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں۔ اسی شام کو عمران پھر پلازا میں جا پہنچا، لیکن آج اس کے ساتھ اس کا دوست پروفیسر بھی تھا، وہی جس سے عمران نے سگریٹ کے پیکٹ پر پینسل سے کیے ہوئے دستخط پروائے تھے۔ آرکیسٹرا کے ٹکٹوں کا انتظام پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ پچھلی نشستوں کی قطار میں جگہ ملے۔
मगर आज गालबन मारकातुल आरा रक्स नहीं होगा, प्रोफेसर ने कहा। वही आग वाला। परवाह नहीं, इमरान सर हिलाकर बोला। बस जैसे ही मैं रेडी कहूँ अपने होशो हवास संभाल लेना, समझे? लेकिन आखिर इस हरकत से फ़ायदा ही क्या? अगर पकड़े गए तो तुम खुद सोचो मेरी कितनी बदनामी होगी। एक नहीं मेरे दर्जनों स्टूडेंट्स हाल में मौजूद होंगे। इस सूरत में कतई ये ना ज़ाहिर होने पाएगा कि तुम मेरे साथ हो। बस प्यारे, तुमसे पीछा छुड़ा लेना आसान काम नहीं है, प्रोफेसर ने बेबसी से कहा। रक्स शुरू हुआ। वो बड़े सुकून के साथ लुत्फ अंदोज होते रहे। चौथे सेट का आगाज़ होते ही इमरान ने प्रोफेसर की तरफ झुककर आस्था से रेडी कहा और प्रोफेसर संभल कर बैठ गया। मोर्निया स्टेज पर एक तरबिया रक्स पेश कर रही थी। अचानक एक चमगादड़ इसके चेहरे से टकराई और वो बेतहाशा चीख मारकर पस मंजर के पर्दे पर उल्ट गई। चमगादड़ पहले तो नीचे गिरी, फिर स्टेज से उड़कर टचक टचक करती हुई हार के तारीक गोशों में चक्कर लगाने लगी। पर्दा फौरन ही गिरा दिया गया और सारा हाल तमाशाइयों के शोर से गूंजने लगा। इधर प्रोफेसर इमरान से कह रहा था, तुम आदमी हो या जादूगर? तुमने आखिर इसे किस तरह फेंका कि मुझे भी एहसास ना हो सका? इसे छोड़ो, इमरान बोला। ये बताओ कि वो किस ज़बान के अल्फाज थे? जर्मन, प्रोफेसर ने कहा। और उर्दू में इनका मफ़हूम? खुदा गारत करे के अलावा और किसी दूसरे अल्फाज में नहीं दा हो सकता। तुम्हें यकीन है कि जर्मन ही के अल्फाज थे? 100%, प्रोफेसर बोला। शुक्रिया दोस्त, तुम्हें मेरी वजह से खासी तकलीफ उठानी पड़ी। मगर आखिर इसका मकसद क्या था? कुछ नहीं, बस एक तजर्बा। और अब यह हकीकत मुझ पर वाज़िया हो गई है कि हर आदमी बेखबरी और खौफ की हालत में हमेशा अपनी मादरी ज़बान बोलता है। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत के कारखाने हैं। कुर्बान जाइए, मैं अब भी नहीं समझा। ये बेचारी हकीकतन जर्मन है मगर खुद को इतालवी ज़ाहिर करती है। ओहो अच्छा, प्रोफेसर ने हैरत से कहा। तब तो तजर्बा वाकई बहुत कामयाब रहा। मैं समझा था कि तुम पर वही तालब इल्मी के ज़बाने वाला लफंगापन सवार हो गया है। मगर इमरान, क्या चक्कर है? कोई ख़ास बात? हाँ, मैं ये तो भूल ही गया था कि तुम आजकल CBI में काम कर रहे हो। कभी कर रहा था, अब इस्तीफ़ा दे दिया है। नहीं, इस तजर्बे का ताल्लुक किसी अहम वाक़या से नहीं था, बस यूं ही ख्याल पैदा हुआ था क्योंकि इस औरत के खदोखाल तालवियों जैसे नहीं हैं, लिहाजा मैंने कहा यह तजर्बा भी हो जाए। मगर फिर आखिर इसने ये ढोंग क्यों नचाया है? प्रोफेसर कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया। ये भी कोई ख़ास बात नहीं, इमरान ने लापरवाही से कहा। जंगे अज़ीम के बाद से यूरोप में जर्मनों की तरफ से आम बेजारी पाई जाती है, लिहाजा खुद को जर्मन ज़ाहिर करके वो इतनी ज़्यादा मकबूल ना हो सकती। प्रोफेसर कुछ ना बोला। इमरान ने बड़ी खूबसूरती से बात बनाई थी। होटल अलास्का में एक हफ्ता कबल बुकिंग कराए बगैर कमरा हासिल कर लेना आसान काम नहीं था, लेकिन इमरान को इसके बेतकल्लफ अहबाब बूथ भी कहते थे, लिहाजा वो बूथ ही ठहरा। इसने एक छोड़ 2 कमरे हासिल किए, एक अपने लिए और एक रोशी के लिए, और इसी कॉरिडोर में हासिल किए जिसमें मोरनिया, सलानी और इसके साथियों के कमरे थे। रोशी अब स्कर्ट की बजाय फ्राक और शलवार में रहती थी। कभी कभी जंपर और गरारे भी नजर आ जाती थी। इसे मशरकी लिबास बहुत पसंद थे और महज मशरक और मगरब के इस इम्तिजाज की बिना पर मोरनिया की पार्टी के मर्द इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। जब रोशी इनमें मुतारफ़ हो गई थी तो इमरान कैसे ना होता। इसने बहुत जल्द इन पर अपनी हमाकत का सिक्का जमा लिया। ख़ास तौर पर मोरनिया के लिए तो वो एक ऐसा लतीफ़ा था जिसके बगैर खाने की मेज़ पर बेरौनकी ही रहती थी। दूसरी तरफ इसकी पार्टी के मर्दों का ख्याल था कि अगर इन्हें ऐसे ही 2-4 बेवकूफ़ किस्म के शोहर और मिल गए तो इनका वक्त काफ़ी दिलचस्पियों में गुजरेगा। बहरहाल इमरान इन लोगों को बहुत करीब से देख रहा था। मोरनिया अपने साथियों पर हुक्म चलाती थी, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे वो इसके मुलाजम हो, और इनसे हमेशा अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करती थी, जिसका मतलब ये था कि वो सब मजमूई हैसियत से अंग्रेज़ी के अलावा और कोई ज़ुबान नहीं समझ सकते थे। आर्टामनोफ पर इमरान ने ख़ास तौर पर नज़र रखी थी। ये एक तवील कामत और कवील जस्सा आदमी था, इसलिए चेहरे के दूसरे खदोखाल की मुनासबत से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारी थी, इसलिए चेहरा बेडोल सा मालूम होता था। चलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि हल्की सी लंगराहट का शुबा होता था, हालांकि वो हकीकतन लंगराहट नहीं थी। आज इमरान फिर मोरनिया की बेखबरी में इसका ताक़ुब कर रहा था। वो अपने सारे साथियों समेत एक बड़ी सी स्टेशन वैगन में सफ़र कर रही थी और एक मकामी आदमी भी इनके साथ था। रात के 10 बजे थे और वो प्लाजा के प्रोग्राम ख़त्म करके वापस आई थी।
मगर स्टेशन वैगन इन रास्तों पर नहीं चल रही थी जो होटल अलास्का की तरफ जाते थे। अमरान की ट्विस्टर ताक़ब करती रही। अमरान तन्हा ही था। फिर स्टेशन वैगन एक ऐसी बस्ती में दाखिल हुई जहां ज़्यादातर ऊंचे तबके के लोग आबाद थे और यहाँ दूर दूर तक शानदार इमारतें फैली हुई थी, लेकिन आबादी गनी नहीं थी। हर इमारत अलग हैसियत रखती थी और एक से दूसरी के दरमियान कुछ ना कुछ फासला ज़रूर था। बस्ती के बाहर दो तरफ में जंगलों और खेतों के सिलसिले थे। स्टेशन वैगन एक इमारत के सामने रुक गई। अमरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहा था। इसने अपनी कार की हेडलाइट्स पहले ही से बुझा रखी थी। 2-3 आदमी स्टेशन वैगन से उतरे और फिर सब ही नीचे आ गए। वो गाड़ी से कोई बहुत वजनी चीज़ उतारने की कोशिश कर रहे थे और इसे नीचे उतारने में ताख़ीर का सबब अमरान की समझ में ना आ सका, जबकि बेक वक्त कई आदमी कोशिश कर रहे थे। आखिर थोड़ी ही देर बाद हकीकत वाज़िया हो गई। उन्होंने एक बहुत बड़ा गट्ठर उतारा, लेकिन इन्हें सब फिर ज़मीन पर डाल देना पड़ा और 2-3 आदमी से दबाए रहे। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई जानदार चीज़ हो और इन्हें इस बात का खदशा हो कि अगर वो इसे दबाए ना रहे तो वो इनके कब्जे से निकल जाएगी। बददिक्कत तमाम वो इसे उठाकर सामने वाली इमारत में चले गए। अमरान ने मुस्तबराना अंदाज में अपने शानों को जंबिश दी। चंद लम्हे इसी जगह खड़ा रहा, फिर बड़ी तेज़ी से एक सिमत चलने लगा। इसे याद आ गया था कि इस बस्ती में एक सरकारी अस्पताल था जहां पब्लिक के इस्तेमाल के लिए टेलीफोन बूथ भी बना हुआ था। इसने बूथ में दाखिल होकर बड़ी तेज़ी से कैप्टन फयाज के नंबर डायल किए। इसे यकीन था कि वो इस वक्त घर ही पर होगा क्योंकि इसकी बीवी इन दोनों बीमार थी। हेलो फयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, रूपनगर से। हाँ, और मैं सरैया लाना में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें 1 घंटे बाद वहाँ मेरी लाश तैयार मिलेगी। अब अगर इससे पहले पहुँच गए तो हो सकता है कि गजाली के कातलों का दीदार कर सको। समझ गए ना? हाँ, बस ख़त्म करो। इमरान रिसीवर हुक से लगाकर फिर बाहर आ गया और बड़ी तेज़ी से अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था। कार के करीब पहुंचकर इसने एक स्टेपनी खोली और अंदर हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। इस स्टेपनी में दुनिया भर की बलाएं बड़ी रहती थी और इमरान इसे हमेशा मुकफल रखता था।